हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, पेपर 4 दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके से रिलेटेड। हमारे पास एक चैप्टर है बिजनेस साइकिल, जिसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें अपलोड करने थे और ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था जब हमने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कराया था फॉर दिसंबर 2020। तब हमने बताया था कि बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसके एमसीक्यूज हमें डिस्कस करने थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग आज अपना ये सेशन कवर करते हैं रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल्स, और ओवरऑल 50 एमसीक्यूज हैं जहां आपके इंस्टीट्यूट की मैट की भी क्वेश्चन की सारी कवरेज हमने की है, एंड उसके अलावा जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते थे बिजनेस साइकिल से हमने वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हम लोग डील करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल। एंड बेसिकली अगर हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 हमारा बिजनेस साइकिल्स ही है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बेटा, अब वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एंड ये क्लास करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज ज़रूर कर लेना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अगर आपको ना पता हो बिजनेस साइकिल के बारे में तो हम आपको बताएं कि नवंबर 2019 के एग्ज़ाम में ओवरऑल 15 क्वेश्चंस सिर्फ बिजनेस साइकिल से कवर किया गया था। तो इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड इस चैप्टर में हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस कवर किए जा सकते थे हमने यहाँ अपने सेशन में कवर किए हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बिजनेस साइकिल्स के। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम इज अ फेज ऑफ। अब देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, किसकी, रिसोर्सेज की भी फुल एम्प्लॉयमेंट है और पूरी तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कंप्लीट प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे भी हमारा प्रोडक्शन लो नहीं है या नेगेटिव नहीं है, तो ऐसे फेज को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपेंशन। अच्छा, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल हमारे पास कितने फेजेस होते हैं। नो डाउट सबको पता होगा, बट स्टिल एक बार हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट यहाँ रिविजन भी तुम लोग का हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो 4 फेजेस हैं बेटा, पहला है एक्सपेंशन, सेकेंड हमारे पास है पीक, थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन, एंड लास्ट है ट्रफ। ठीक, पहले इसका अदर नेम देख लेते हैं। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो इसको बूम भी कहते हैं एंड इसको अपस्विंग भी बोलते हैं। वैसे अगर हम लोग पीक की बात करें तो इसको बूम भी कहते हैं एंड प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिसेशन, या हम इसको कह सकते हैं डाउन स्विंग। एंड ट्रफ की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा डिप्रेशन। अब देखो सिंपली इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, फिर चाहे वो हम प्राइस की बात कर रहे हो, चाहे आउटपुट के प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, सारी चीज़ें आप देखोगे कि राइज कर रही हैं। क्लियर। पीक मतलब होता है कि जो आपका बिजनेस साइकिल है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, पीक होता है, कि जब वो अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है, मतलब सब कुछ अपने बेस्ट लेवल पे होता है, तो उसको हम कहते हैं पीक। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब सब डिक्रीज हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एंड ट्रफ और डिप्रेशन में ना सब कुछ नेगेटिव चला जाता है। बस इसी तरीके से तुम लोग को ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है। वैसे हम लोग आगे इस पे क्वेश्चन देखेंगे, बट बिजनेस साइकिल मतलब जर्नली क्या होता है पहले ये समझ लो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस साइकिल की, तो सिंपली जैसे अगर हम लोग अपने लाइफ में भी देखें तो क्या हमेशा आपकी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी रहती है? नहीं, आपको कभी अच्छा टाइम भी देखना होता है, कभी बुरा टाइम भी देखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल कंसिस्टेंट है कि अच्छा चल रहा है तो वो लाइफ लॉन्ग अच्छा ही चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे अगर हम लोग बिजनेस साइकिल की बात करें ना बेटा, तो बिजनेस में भी यही होता है
कि स्टार्टिंग जब आप करते हो किसी भी बिजनेस की, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो बिजनेस है वो ट्रफ पे होता है, दैट इज़ बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे। फिर जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एक्सपेंशन होता जाता है, और एक्सपेंशन होते होते वो पीक पे चला जाता है, दैट इज़ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। बट क्योंकि कोई भी स्टेज किसी की भी लाइफ में फिक्स नहीं होगा, मतलब ये जो पीक पॉइंट है जहाँ पे 100% एम्प्लॉयमेंट है, 100% प्रोडक्शन है, वो पॉइंट भी हमेशा नहीं रहेगा। तो वहाँ से फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्शन होते 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 फिर हम लोग कहाँ चले आते हैं बेटा, ट्रफ पे, दैट इज डिप्रेशन पे। क्लियर है ये पॉइंट? ये जो तुम लोग का प्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। कि सबसे पहले ट्रफ पोजीशन आएगी, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर पीक पे जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर अगेन कहाँ आ जाएंगे, ट्रफ पे। तो जहाँ से शुरू किया था वही हम लोग वापस से ख़त्म करते हैं। बट ये पोजीशन भी हमेशा नहीं रहती, फिर एक्सपैंड होता है, फिर पीक पे जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड सो ऑन। तो बिजनेस साइकिल मतलब सिंपली ये चीज़ बोला है कि कभी भी कोई भी स्टेज फिक्स नहीं होता, हमेशा हर स्टेज फ्लक्चुएट करता है। कौन सा पीरियड कितने टाइम के लिए रहेगा, कौन सा फेज कितने टाइम के लिए रहेगा, ये फिक्स नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस साइकिल का जो लेंथ है, जो टाइम है, वो क्या करता है बेटा, वैरी करता है। कभी कोई फेज रहेगा, कभी कोई फेज रहेगा, और किसी भी फेज का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। क्लियर? ओवरऑल हमने इसका एक आपको ओवरव्यू दे दिया बिजनेस साइकिल का। और जैसे जैसे हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम हर एक क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, सेल्फ स्टडी नहीं भी की है, तो भी आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम इज अ फेज ऑफ बट ऑफ इज एक्सपेंशन। नेक्स्ट, output prices also rise rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners is a phase of। अब देखो अगर हम लोग बात करें बेटा एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन के केस में क्या था कि जो हमारा आउटपुट था, मतलब जो हमारा नेशनल आउटपुट था, वो तो इंक्रीज हो ही रहा था, मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, प्रोडक्शन हमारा एक्सपैंड होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो सब कुछ बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। बट पीक आते आते तक होता क्या है ना, कि जो हमारा इनपुट है वो मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड क्योंकि इनपुट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो उस केस में जो इनपुट की प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ होने लगती हैं। एंड क्योंकि इनपुट की प्राइस बढ़ी बेटा, तो उस केस में होगा क्या कि आउटपुट की भी प्राइस बढ़ जाती है, रीज़न बीइंग कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इस केस में जो फिक्स्ड अर्नर है, मतलब जिनकी फिक्स्ड इनकम है, अब उन पे तो प्रेशर पड़ेगा ना। उन पे क्यों प्रेशर पड़ेगा? क्योंकि उनकी इनकम फिक्स है, पर जो आउटपुट है उसकी प्राइस बढ़ गई। तब उस केस में ना उनको सोचना पड़ता है कि वो कहाँ खर्चा करें, हाउसिंग के कौन से प्रोडक्ट पे खर्चा करें, कौन से ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करें। क्लियर है? तो ज़्यादा प्रेशर, दैट इज़ स्ट्रेन, मतलब क्या है, फोर्स किस पे आने लगता है, उन पे जो फिक्स्ड इनकम अर्नर है। तो ये कौन सा फेज है, पीक। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एक्सपेंशन ख़त्म हो जाता है, एक्सपेंशन अपने एंड पे आ जाता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सब कुछ रिवर्स डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, पीक। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूरिंग डैश देयर इज़ अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। हमने पहले बता दिया कि फॉल मतलब क्या हो गया, डाउन स्विंग की बात कर रहा है, और अगर हम डाउन स्विंग की बात करें तो हम किसकी बात करें, कॉन्ट्रैक्शन की। क्लियर? एक्सपेंशन में सब कुछ इंक्रीज होता है, और पीक पे सबसे हायर लेवल पे होती है चीज़ें। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूरिंग डैश द फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम नेगेटिव एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिक्लाइंस रैपिडली। हमने पहले बताया, आप ये देखना कि कब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या नेगेटिव हो रहा है। तो इंक्रीज के केस में एक्सपेंशन होगा आंसर, डिक्रीज के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और नेगेटिव के केस में क्या होगा, ट्रफ और डिप्रेशन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए, डिप्रेशन। दैट इज, डिप्रेशन को हम और क्या कह सकते हैं बेटा, ट्रफ। इसी तरीके से तुम लोग को ये चीज़ याद भी होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल कॉजेज और एक्सोजीनियस फैक्टर्स विच में लीड टू बूम और बस्ट आर। अब देखो एक्सटर्नल कॉज की अगर बात करें तो बेसिकली ओवरऑल बिजनेस साइकिल में हमारे पास दो कॉजेज हैं, एक तो एक्सटर्नल कॉज थे और एक इंटरनल कॉजेज थे। तो सबके नाम हम लोग यहाँ पे लर्न कर लेते हैं,
क्योंकि बेसिकली एग्ज़ाम में नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताना है कौन सा एक्सटर्नल कॉज है और कौन सा इंटरनल कॉज है। ठीक, तो देखो इंटरनल कॉज में अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, ये इंटरनल कॉज है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, ये भी इंटरनल कॉज है। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी इंटरनल कॉज है। इसके अलावा अगर हम लोग इंटरनल कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास इंटरनल कॉजेज़ में है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसके अलावा था मनी सप्लाई एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सारे के सारे कॉजेज कौन से बेटा? इंटरनल कॉजेज। फ्लक्चुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बट अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल कॉजेज की, एक तो टेक्नोलॉजी शॉक्स इधर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल कॉजेज की तो वॉर्स, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक्स ये तो हो गया, नेचुरल फैक्टर्स एंड लास्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सब तुम लोग को नाम याद करना है, इसीलिए हम यहाँ पे साथ ही साथ तुम लोग को ये बताते चल रहे हैं कि कौन कौन से हमारे पास एक्सटर्नल कॉजेज दिए हैं। वॉर से पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी शॉक्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक्सटर्नल कॉज एंड बट ऑब्वियस हमारे पास एक्सटर्नल कॉज कौन सा दिया है? टेक्नोलॉजी शॉक्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब देखो अगर हम लोग इंडिकेटर की बात करें तो हमारे पास 3 इंडिकेटर हैं और बेसिकली इंडिकेटर किस लिए होते हैं? अब देखो बिजनेस साइकिल में हमने देखा ना कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट चल रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर रखे हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि उनको ये टर्निंग पॉइंट्स के बारे में समझना होता है कि कब कौन सा टर्निंग पॉइंट अकर करेगा, उसके प्रिडिक्शन के लिए इन्होंने कुछ इंडिकेटर डिसाइड किए हैं। तो बेसिकली इनके पास 3 इंडिकेटर हैं। पहला है लीडिंग, दूसरा है लैगिंग और तीसरा इंडिकेटर है बेटा कोइंसिडेंट। ये 3 इंडिकेटर के बेसिस पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेसिकली ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कब कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा। क्लियर? ओवरऑल हम ये भी बता देते हैं कि लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट कब कब यूज होता है। देखो एक फिक्स पैटर्न या हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो हमारे बिजनेस साइकिल में अकर करता है, तो लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो ये पैटर्न या ट्रेंड आने के पहले ही इंडिकेट कर देता है कि ये पैटर्न या ट्रेंड आने वाला है। क्लियर? और पहले हमने बताया कि कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन है, तो प्रेडिक्शन इसी बेसिस पे होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे लीडिंग इंडिकेटर की, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके थ्रू कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न या ट्रेंड आने के पहले ही हमें पता चल जाता है कि वो अकर होने वाला है। क्लियर? अगर हम लोग लैगिंग इंडिकेटर की बात करें तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न या ट्रेंड आने के बाद हमें इंडिकेशन मिलता है इस लैगिंग इंडिकेटर के बारे में। और लास्ट जो हमारा था बेटा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है कि जब ये पैटर्न या ट्रेंड चलता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम बिजनेस साइकिल की या टर्निंग पॉइंट की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर। क्लियर? तो ओवरऑल हमारे पास ये 3 इंडिकेटर हैं। अब देखो अगर हम लोग बात करें विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की अगर बात करें मतलब जो हो करके जा चुका है, तो बट ऑब्वियस लैगिंग इंडिकेटर की बात कर रहा है, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो किसी पैटर्न के आने के पहले ही आपको इंडिकेट कर देता है, और लैगिंग इंडिकेटर वो होता है जो उस पर्टिकुलर पैटर्न आने के बाद आपको पता चलता है और आप उसको एनालिसिस कर पाते हो। क्लियर? तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कहाँ पे होगा? जहाँ वो एक पर्टिकुलर पैटर्न या ट्रेंड आकर के जा चुका है। दैट इज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हिस्ट्री की। और हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बात करें पास्ट की, तो ये कहाँ होगा बेटा? लैगिंग इंडिकेटर में। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड द लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन इन द ईयर 1930। दैट इज सी। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। इट मीन अगर हम लोग कंटेजियस की बात करें तो ये हम लोग बात करते हैं बेटा किसी ना किसी डिजीज़ के लिए, और वो भी कैसी डिजीज़ जो हम लोग सुने हैं ना, छुआछूत की बीमारी। दैट इज
जो कि आपको किसी को टच करने से हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कंटेजियस। तो बिजनेस साइकिल की अगर बात करो तो बिजनेस साइकिल बोला आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। इसका मतलब क्या कि ये दूसरी कंट्रीज को भी स्प्रेड करेगा। क्लियर? अगर किसी एक कंट्री में बिजनेस साइकिल अकर कर रहा है तो वो ट्रेड रिलेशंस के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कंट्री का ट्रेड रिलेशन होता है, तो ट्रेड रिलेशन के थ्रू वो बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड करेगा। तो कंटेजियस मतलब ही क्या कि जो स्प्रेड करता है, किससे? आपके टच कर देने से वो स्प्रेड करता है। तो टच करना मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा? ट्रेड रिलेशंस। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज, बट ऑब्वियस अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की डिफरेंस की बात करें तो नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, दैट इज सी। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस साइकिल ऑलवेज। अब देखो अगर बिजनेस साइकिल की बात करें तो इसके जितने भी फेजेस हैं ना बेटा, हमने पहले बताया कि ये फेजेस अकर करेंगे, बट क्या इनकी कोई रेगुलरिटी है? नहीं, ये कभी भी रेगुलर नहीं होते। एंड ये जो ड्यूरेशन है बिजनेस साइकिल की, ये भी फ्लक्चुएट करती है, दैट इज वैरी करती है। इसके अलावा जो इसकी इंटेंसिटी है फ्लक्चुएशन की, वो भी वैरी करेगी। तो इंटेंसिटी भी क्या करेगी बेटा? वैरी करेगी। मतलब जितना इंटेंस पहले एक्सपेंशन था, कोई ज़रूरी नहीं कि सेकेंड टाइम भी एक्सपेंशन उतना ही इंटेंस हो। इसके अलावा अगर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंशन का टाइम पीरियड था वो 2 इयर्स था, तो सेकेंड टाइम जब एक्सपेंशन हुआ तो वो 3 इयर्स भी हो सकता है, 4 इयर्स भी हो सकता है। क्लियर? तो ड्यूरेशन भी वैरी करेगा और इंटेंसिटी भी वैरी करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, वैरी। नेक्स्ट, business cycle generally originate in but of its free market economy, that is C. Next, dash give boost to the economy, wars, technology shocks, technology degradation और population growth। but of its technology shocks, अगर हम लोग अपनी इंस्टीट्यूट की मैथ में देखें तो वहाँ ये लिखा भी है कि अगर बूस्ट करने की बात करें तो टेक्नोलॉजी शॉक्स ये करता, और टेक्नोलॉजी शॉक्स क्या था? एक्सटर्नल कॉज। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। अब देखो यहाँ सारे इंडिकेटर्स के, चाहे वो लीडिंग हो, चाहे वो लैगिंग हो, चाहे वो कोइंसिडेंट हो, सबके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन में अभी हमसे कोइंसिडेंट पूछा है तो पहले हम कोइंसिडेंट बता देते हैं कि कोइंसिडेंट इंडिकेटर, हमने पहले बताया कि व्हाट इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर मतलब जब कोई एक पर्टिकुलर फेज या जब एक पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट चल रहा होता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसका एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर। क्योंकि इंडिकेटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टर्निंग पॉइंट्स को एनालिसिस करने के लिए या फिर कह लो प्रेडिक्ट करने के लिए। तो जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर है बेटा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल उसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब लिखा है यहाँ पे इसलिए हम पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं। फिर है हमारा पर्सनल इनकम। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल हैं जो तुम लोग को रिटेन करके रखने हैं, रिटेल सेल्स, इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट। अगर ये सारे एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कोइंसिडेंट इंडिकेटर के। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल मार्केट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कोइंसिडेंट इंडिकेटर के। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन इसमें से एग्जाम्पल नहीं है, तो ये तीनों एग्जाम्पल किसका है? कोइंसिडेंट इंडिकेटर का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इसमें से इकोनॉमिक रिसेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हम सबको पता है कि अगर हम लोग बात करें रिसेशन की, तो रिसेशन कौन सा स्टेज था? थर्ड स्टेज, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हमने बताया कि उसको रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ पे सारी चीज़ें फॉल या डिक्रीज कर रही हों। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया इनकम ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट अर्नर ग्रेजुअली डिक्लाइन, फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट, फॉल इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बट ऑब्वियस ऑल ऑफ दीज, क्योंकि रिसेशन में सारी चीज़ें फॉल करती हैं। क्लियर? यही अगर डिप्रेशन पूछा होता तो वहाँ पे हम लोग नेगेटिव सर्च करते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट,
द एक्सपेंशनरी फेज में बिगिन, फिर से स्टार्ट हो सकता है इफ़ एंटरप्रेन्योर्स आर अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन। देखो आपको अगर कंडीशन के लिए आप पॉजिटिव हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ हम जो वर्क करेंगे उससे वापस से एक्सपेंशन का फेज आ जाएगा, तो ऐसे एटीट्यूड को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। कि अगर आप पॉजिटिव हो सिचुएशन को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर के, अपने काम को लेकर के, तो वापस से आप एक्सपेंशन फेज में आ सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट, द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू। अब देखो बिजनेस साइकिल की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक। और ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन जो थी वो सिर्फ इतनी थी, हम एक बता भी देते हैं कि एक रिदमिक फ्लक्चुएशन किसमें, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमी को एक्सपीरियंस करनी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम किसकी बात करें भाई, हमें पता है कि अगर हम लोग बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं तो कभी हम लोग अपवर्ड भी देखेंगे, कभी डाउनवर्ड भी देखेंगे। तो सिंपली बिजनेस साइकिल का मतलब या ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि एक रिदमिक फ्लक्चुएशन किसमें, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो कि इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हम सबको पता है कि अगर बिजनेस साइकिल की या ट्रेड साइकिल की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छे समय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग बुरे समय की बात भी कर रहे हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल भी दिया कि अगर हम लोग अपने लाइफ की भी बात करें तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा अच्छा फेज होता है, कभी अच्छा फेज भी आता है, कभी बुरा फेज भी आता है। तो सिंपली अगर बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल की बात करें बेटा, तो अच्छा फेज भी आता है, बुरा फेज भी आता है। बस ये चीज़ होता है कि जब अच्छा फेज होता है तो उस टाइम प्राइस बढ़ती है एंड अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है, दैट इज कम होता है, कम लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। बट बैड सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी प्राइस भी बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है। क्लियर, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है उस टाइम। क्लियर है। तो देखो बिजनेस साइकिल के लिए ऑप्शन क्या दिया है, द अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, द फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज बी। तो ये फ्लक्चुएटिंग लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिदमिक फ्लक्चुएशन को एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो कि इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बिजनेस साइकिल मतलब इन शॉर्ट जहां पे अच्छा फेज भी आता है बेटा और बुरा फेज भी आता है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन डज एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन अकर इन द बिजनेस साइकिल, किसकी बात करें बेटा, एक्सपेंशन की। ऑल द पीक ऑफ द बिजनेस साइकिल, एट द ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल, बिटवीन द पीक एंड ट्रफ, बिटवीन द ट्रफ एंड पीक। देखो अभी हम इसलिए स्टार्टिंग में तुम लोग को ये चीज़ बता भी दिए कि ये जो हम लोग का फेज है ये ट्रफ है, ये एक्सपेंशन है, ये पीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये ट्रफ है, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक। तो अगर एक्सपेंशन की बात करें तो ये किस किस के बीच में है, ट्रफ और पीक के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, बिटवीन द ट्रफ एंड पीक। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीक, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ट्रफ। बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग कहाँ होता है, एक्सपेंशन में, और अगर ये हाईएस्ट लेवल पे होता तो आंसर होता पीक। नेक्स्ट, द एंड ऑफ एक्सपेंशन इज टर्म्ड एज पीक, बट ऑब्वियस जहां एक्सपेंशन खत्म होता है वहां क्या शुरू होता है, पीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, पीक। नेक्स्ट, द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन इज, रिसेशन मतलब किसकी बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की। हमने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, a significant decline in general economic activity extending over a period of time is business cycle, contraction phase, recession और recovery। तो देखो सिंपली हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर significant decline हो रहा है, दैट इज डाउनफॉल हो रहा है किसका, जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो इसको हम लोग थर्ड फेज में रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन दोनों सेम चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आइदर बी और सी। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, बट अगर हम लोग इंस्टीट्यूट के मैट के हिसाब से देखें तो उन्होंने आंसर बताया सी, रिसेशन। क्लियर। नेक्स्ट, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज, अब देखो रिसेशन जहाँ पे खत्म होता है वहाँ क्या शुरू होता है बेटा, डिप्रेशन, दैट इज बी। तो सीवियर फॉर्म मतलब रिसेशन का बिल्कुल एंड पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन होगा, दैट इज बी, क्योंकि लास्ट फेज भी क्या है, डिप्रेशन और ट्रफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट।
अब हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग बिजनेस साइकिल के किसी भी फेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की ही बात करते हैं ओवरऑल, कि अगर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी पोजीशन में है तो एक्सपेंशन, अगर वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है तो ट्रफ, एंड अगर वो डाउनफॉल में है दैट इज डिक्रीज करिए तो कंट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, द मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट ऑब्वियसली क्लियर कि जैसे ही एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या अकर करेगा? ट्रफ। नेक्स्ट, द लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रिफर्ड टू एज द बट ऑफ इस ट्रफ, दैट इज टी। यही स्टार्टिंग पॉइंट है और यही लोएस्ट पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट भी हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हमारा ट्रफ ही होगा। क्लियर? सबसे पहले ट्रफ होता है, उसके बाद एक्सपेंशन होगा और उसके बाद पीक होगा, और बूम का मतलब एक्सपेंशन भी होता है और पीक भी होता है। नेक्स्ट, इवन विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस इन एक्सपेंशन फेज, पीक, कॉन्ट्रैक्शन फेज और डिप्रेशन। देखो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम भी है तो भी जो क्रेडिट, मतलब देखो होता क्या है कि जब हम लोग मार्केट से क्रेडिट लेते हैं दैट इज उधार लेते हैं, कैश का ही ले लो, अगर उधार ले रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो क्रेडिट कम लेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो नो डाउट हम ज़्यादा पैसा मार्केट से उधार ले सकते हैं। तो कह रहा है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर भी मार्केट में जो क्रेडिट की डिमांड है वो कम है, तो ऐसा किस फेज में होगा? बट ऑफ इस डिप्रेशन के फेज में, जहाँ पे सब कुछ नेगेटिव चल रहा हो वहाँ ऐसा अकर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डिप्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एन इकोनॉमी ग्रोज एंडलेसली, एन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स एंडलेसली, इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट टर्निंग पॉइंट्स इन बिजनेस साइकिल, और नन ऑफ द अबव। अब देखो बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट को प्रिडिक्ट करना इतना ही ईजी होता तो उसके प्रिडिक्शन के लिए हम लोग को इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, है ना? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंडलेसली, ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड उसका एंडलेसली इनडेफिनिट पीरियड तक चले, एंड ग्रो करेगा एंडलेसली मतलब एक्सपेंशन पीरियड उसका इनडेफिनिट पीरियड तक चले, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। और हमने पहले भी बताया कि जो बिजनेस साइकिल के फेजेस हैं वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए कभी भी नहीं होते, मतलब वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं, बट इनडेफिनिट पीरियड दैट इज इन्फिनाइट ईयर्स के लिए कभी भी अकर नहीं कर सकते। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बिजनेस साइकिल्स आर पीरियोडिकल, बिजनेस साइकिल्स आर रेगुलर, बिजनेस साइकिल्स वैरी इन इंटेंसिटी, बिजनेस साइकिल्स वैरी इन लेंथ। अब देखो ये दोनों पॉइंट तो हमने बताया कि जो बिजनेस साइकिल है वो अपनी इंटेंसिटी में भी वैरी करता है और लेंथ में भी वैरी करता है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी बताया कि जो बिजनेस साइकिल्स है पीरियोडिकल है, उसका पीरियड चेंज होता रहेगा, जो फेजेस के पीरियड हैं वो चेंज होते रहेंगे। बट क्या ये रेगुलर है? नहीं, ये रेगुलर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बिजनेस साइकिल्स आर रेगुलर। नेक्स्ट, अ लीडिंग इंडिकेटर इज, देखो ये हमने ऊपर क्लियर किया था कि लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट तीन होते हैं। लीडिंग वो होता है जो पैटर्न अकर करने के पहले ही बता दे चेंजेस के बारे में, लैगिंग वो होता है जो चेंजेस के बाद बताता है, दैट इज हिस्ट्री हो जाती है वो, एंड कोइंसिडेंट जो साथ ही साथ चलता है। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव अलोंग विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अलोंग साथ ही साथ कौन सा चलता है? कोइंसिडेंट इंडिकेटर। अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एडवांस मतलब जो पहले ही पैटर्न के अकर होने के पहले ही बता दे, तो ये है लीडिंग इंडिकेटर। अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव कंसिक्वेंट ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉन्सिक्वेंट मतलब जो होने के बाद की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? लैगिंग इंडिकेटर की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एडवांस। क्लियर? नेक्स्ट, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लैटर दैन एग्रीगेट, लैटर मतलब किसकी बात करें बेटा? हिस्ट्री की, मतलब जब कोई पैटर्न या ट्रेंड हो जाने के बाद हम उसको समझ सकें, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? लैगिंग वेरिएबल, दैट इज सी। नेक्स्ट, चेंजेस इन हाउसिंग इंटरेस्ट रेट इज, अब देखो कोइंसिडेंट इंडिकेटर का तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस कर लिया था जो जिसमें चेंजेस इन हाउसिंग इंटरेस्ट रेट नहीं था। लीडिंग और लैगिंग देख लेते हैं, इनका भी एग्जांपल। लीडिंग की अगर बात करें ना बेटा, तो लीडिंग इंडिकेटर मतलब हमने पहले बताया कोई पैटर्न या ट्रेंड आने के पहले ही जो इंडिकेट कर देता है। तो चेंजेस इन हाउसिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें ना, तो ये का लीडिंग इंडिकेटर। अच्छा, लैगिंग इंडिकेटर के आप कुछ एग्जाम्पल देख लो सो दैट आप इसको आराम से बाइफरकेट कर पाओगे। अगर हम लोग लैगिंग इंडिकेटर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट,
जो कंपनी का प्रॉफिट है वो जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो भी इसका पार्ट है। इंटरेस्ट रेट्स, जो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी एग्जाम्पल है लैगिंग इंडिकेटर का। एंड लास्ट हमारा एग्जाम्पल है कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी। ये सारे तुम लोग के इंस्टीट्यूट के मैट के हिसाब से एग्जाम्पल दिए हुए हैं किसके, लैगिंग इंडिकेटर के। तो क्योंकि कोइंसिडेंट इंडिकेटर के हमने पहले लर्न करा दिए थे, लैगिंग इंडिकेटर के लर्न कर लो। इसके अलावा जितना भी एग्जाम्पल बचा वो सब किसका होगा बेटा, लीडिंग इंडिकेटर का। तो लीडिंग इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल्स हम ओरली बता रहे हैं कि जब आपको कोई नया ऑर्डर मिलता है इक्विपमेंट का, कंज्यूमर गुड्स का, तो वो सब किस में आता है, लीडिंग इंडिकेटर में आता है। कोई प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट है, तो वो लीडिंग इंडिकेटर में आता है। बट लैगिंग इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो हमने पहले भी बताया कि लैगिंग इंडिकेटर का मतलब सिंपली ये चीज़ होता है कि जब एक पैटर्न या ट्रेंड आने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं तो उसको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए, लीडिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज अभी देखो बताया लैगिंग इंडिकेटर का पार्ट है, दैट इज सी। नेक्स्ट, जीडीपी किसका पार्ट है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर का, दैट इज बी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल, मतलब जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल के चेंज की वजह से, वो है कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर्स। मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं कंपैरेटिवली सर्विस सेक्टर से। क्लियर? नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द राइट और एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हुई तो उससे क्या होगा, हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के टाइम सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती हैं, बस इतना याद रखना। तो कंज्यूमर परचेजेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज, ये तो होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज एज डिमांड फॉर लेबर राइजेज, ये भी होगा। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कोइंसिडेंस कॉन्फिडेंस टेंड टू इंक्रीज, ये भी होगा। बट ऑब्वियसली तीनों चीज़ें कहाँ होंगी, एक्सपेंशन में होगी। और क्वेश्चन में कह रहा है डज नॉट अकर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टिपिकल बिजनेस साइकिल। तो हमने पहले ही बताया टिपिकल बिजनेस साइकिल या ट्रेड बिजनेस साइकिल की, जहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी भी और घटेंगी भी। क्लियर? जहाँ पे अच्छा टाइम भी आएगा बुरा टाइम भी आएगा, दैट इज पहले हमने ऊपर बताया था कि गुड पीरियड भी अकर करेगा, बैड पीरियड भी अकर करेगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों होगा। इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस, इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, economic expansions are followed by economic growth and development, stagflation is followed by inflationary economic growth। अब इन तीनों का अगर देखा जाए तो यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि अगर बिजनेस साइकिल की बात करेंगे तो अच्छा पीरियड भी आएगा और बुरा समय भी आएगा। तो लिखा इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर पहले अच्छा समय आ रहा है तो उसके बाद नो डाउट उसके पीछे पीछे बुरा समय भी आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिसेशन, देखो रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात करें जहाँ पे सारी चीज़ें घटती हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आउटपुट क्या होगा, घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, द 4 फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल आर, अभी तक तो आप लोग को लर्न हो गया होगा कि कौन कौन से फेज हैं, देख लेते हैं। पीक, रिसेशन, ट्रफ एंड बूम। तो पीक और बूम तो सेम हो गया, पीक, डिप्रेशन, ट्रफ एंड बूम। ट्रफ एंड डिप्रेशन सेम हो गया, पीक, रिसेशन, ट्रफ एंड रिकवरी, पीक, डिप्रेशन, बस्ट एंड बूम। बट ऑब्वियसली तो देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पीक तो हमारा एक फेज है, रिसेशन भी हमारा एक फेज था, ट्रफ भी हमारा एक फेज था। रिकवरी की जगह ना एक्सपेंशन कर लो। तो ये हमारे पास 4 फेज होते हैं बिजनेस साइकिल के, जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारे पास सब जो 4 फेज है वो है ट्रफ, एक्सपेंशन, पीक एंड रिसेशन, यही 4 फेज है। तो रिकवरी की जगह प्लीज एक्सपेंशन कर लेना, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब जो इन एडवांस हम लोगों को प्रिडिक्ट करना बताता है। तो आर यूज टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर इंडिकेटर्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस एग्जिस्टिंग इन एन कंपनी, आर इंडिकेटर्स ऑफ प्रोबेबल रिसेशन एंड डिप्रेशन।
तो हमने बताया कि इंडिकेटर को बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टर्निंग पॉइंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। एंड टर्निंग पॉइंट्स मतलब क्या, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, आर जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। टर्निंग पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को। नेक्स्ट, when aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in contraction, expansion, ट्रफ और टर्निंग पॉइंट। हम सबको पता है कि देखो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही होती तो एक्सपेंशन आंसर होता, अगर नेगेटिव में होती तो ट्रफ आंसर होता, बट क्योंकि डिक्लाइनिंग है तो आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ए। नेक्स्ट, पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन कलेक्टिवली एज। देख लेते हैं, बना लो इसको ऐसे इस तरीके से डायग्राम को। देखो ये ट्रफ है, ये एक्सपेंशन है, ये पीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो यही दोनों तो क्या है, टर्निंग पॉइंट्स है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बी, टर्निंग पॉइंट्स। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज। अगर पैसे की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए तो होगा क्या, खुद सोचो। अगर पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में क्रेडिट देने वाले ज़्यादा हैं। तो जब क्रेडिट देने वाले ज़्यादा हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट रेट कम करना होगा, तभी लोग आपसे क्रेडिट लेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है। तो सी या डी में आंसर हो सकता है। अब देखो, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लेंगे तो नो डाउट हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे बेटा, जो कि हमारे पास थर्ड में दिया हुआ है। एंड क्योंकि हमारे पास क्रेडिट है, हमने मार्केट से पैसा उठाया है, तो उस केस में हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अगर डी में देखा जाए तो लिखा है आप मार्केट से क्रेडिट लेके इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे, बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मार्केट से उधार लिया है तो नो डाउट आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे और डिमांड बढ़ाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स। देख लेते हैं, बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। Business cycles occur periodically, although they do not exhibit the same regularity. Business cycles have uniform characteristics and causes, and business cycles are contagious and unpredictable. तो बट ऑफ इस A, B, D, ये तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है बिजनेस साइकिल की। करेक्ट आंसर क्या होगा, C, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रिसेशन है तो सब कुछ डाउन स्विंग में होगा। इनकम्स ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स मे नॉट बी फोर्थकमिंग। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट। कोई भी चीज़ क्या यहाँ पे इंक्रीज कर सकती है, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, the different phases of a business cycle do not have the same length and severity. हम लोगों को पता है कि भाई बिजनेस साइकिल के जितने भी फेज हैं वो कभी भी सेम लेंथ या सिवेरिटी, मतलब हमने पहले बताया था कि सेम इंटेंसिटी के नहीं हो सकते। एक्सपेंशन फेज ऑलवेज लास्ट मोर देन 10 ईयर्स, ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है। लास्ट मैनी ईयर्स एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड्स, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फेज छोटे समय के लिए रहे एंड वो खत्म हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि शॉर्ट पीरियड में हम उससे बाहर नहीं आ सकते। और नन ऑफ द अबव, तो बट ऑफ इस ए, क्योंकि जो डिफरेंट फेजेस हैं वो सेम लेंथ और सिवियरिटी के नहीं होते। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। हम सबको पता है कि अगर हम न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। और बाकी ये तीनों एग्जाम्पल हमने कोइंसिडेंट इंडिकेटर में बताया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। जहां इनोवेशन की बात होगी वहां बात होगी इनकम पीटर की, दैट इज डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीन्स फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, दैट इज ए। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉज फॉर राइज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का रीजन क्या है, न्यू इन्वेंशन, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, लो इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इकोनॉमी और ऑल ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है किसकी वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट रही होगी जैसा अभी ऊपर बताया है।
प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करोगे ज़्यादा और नया इन्वेंशन हो रहा होगा मार्केट में, तो इन सब की वजह से आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंटरनल कॉस्ट फॉर बिजनेस साइकिल इंक्लूड। अब देखो इंटरनल कॉस्ट पूछा है बेटा, हमने ऊपर सारे इंटरनल कॉस्ट मेंशन कराए थे, जिसमें पहला ही हमारे पास दिया है मनी सप्लाई, ये क्या है इंटरनल कॉस्ट, और बाकी तीनों हमने कहाँ लिखवाया था, एक्सटर्नल कॉस्ट में। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा ना 2-3 और क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमने इंक्लूड नहीं किए, तो वो डेफिनेशंस हम बता देते हैं, वो भी आप साथ ही साथ याद कर लेना इस शीट के साथ। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, हमने पढ़ा है ये इंटरनल कॉस्ट मनी सप्लाई में ही। अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेनन। ठीक है, कि अगर हम लोग हॉट्रे की बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि जो ट्रेड साइकिल है ये पूरी तरीके से क्या है, मॉनेटरी फिनोमेनन है, पैसे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो एक तो ये पॉइंट तुम लोग याद कर लेना। दूसरा, हम तुम लोग को एक डेफिनेशन बताते हैं, एक हमारी बुक में दिया है इंस्टीट्यूट की मैट में कि अकॉर्डिंग टू पीगू, और ये भी अगर हम लोग बात करें ना तो इंटरनल कॉस्ट से ही रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में दिया हुआ है। एक देखो, अकॉर्डिंग टू पिगू ये बोला गया है कि मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड आर, ऊपर हमने लिखा है, अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। पिगू के हिसाब से जो मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़, आजकल की बिजनेस एक्टिविटीज़ है, ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, कि आप बिजनेस कम्युनिटी को एंटिसिपेट कर पाओ, एंड आप कितने पॉजिटिव या नेगेटिव हो उसकी वेव पे भी आपकी मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़ डिपेंड करती है। आपके ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, दैट इज़ आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के बेसिस पे भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्लक्चुएट करती है या उस पर डिपेंड करती है। तो हमने 2 डेफिनेशन एक्स्ट्रा बताई है। अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, उन्होंने कहा था कि जो ट्रेड साइकिल है वो क्या है, पूरी तरीके से मॉनेटरी फिनोमेनन है, और पिगू ने क्या चीज़ बोला है कि जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी, वो आपके एंटिसिपेशन पे बेस्ड है, इसके अलावा आपके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट पे बेस्ड है, दैट इज ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों पॉइंट भी आप साथ ही साथ लर्न कर लेना। इसके अलावा देखो, जितने भी पॉइंट्स बुक में इंक्लूड किए थे जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके अलावा बिजनेस साइकिल से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट क्लास तो नहीं डाली है, बहुत जल्दी हम इसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लास भी अपलोड करेंगे, बट क्योंकि अभी जो हम लोग का एग्ज़ाम है 12 दिसंबर, उसके लिए फ़िलहाल हमने बिजनेस साइकिल्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर करा दिए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ना 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि एक बार हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो नो डाउट सारी क्लैरिटी हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट बिजनेस साइकिल से रिलेटेड होगा जहाँ आपको कोई डाउट होगा, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड ये क्लास आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, इसकी PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हम आपके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करने वाले हैं, एंड वो क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। नो डाउट उसमें से मैक्सिमम कवरेज एग्जाम में होगी, क्योंकि वहाँ हम आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।